एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो यस, वेलकम बैक टू द प्रीवियस पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। यस, मैंने प्रीवियस पार्ट 5 क्यों बोला? क्योंकि मुझसे गलती से आपका ये पार्ट 5 डिलीट हो गया। ओके, सो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ ली थी, है ना? पार्ट 5 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। एंड फिर हम कोपिंग वगैरह भी मैंने फिर तुम्हें पढ़ा दिया। फिर मैंने एक्चुअली तुम्हारा चैप्टर खत्म ही हो गया बेसिकली, बट ये मुझे अभी लेना पड़ गया क्योंकि मुझसे गलती से तुम्हारा पार्ट 5 डिलीट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस बहुत इसको शॉर्टकट में पढ़ाऊंगी, हम इसको अच्छे से ही पढ़ेंगे। जैसे हमने वो पार्ट 5 किया था वैसे ही हम इसको भी करेंगे, ठीक है? तो अगर तुम्हें याद हो, ये तो हम करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कैसे हो तुम सब? कैसे हो? फाइन, मतलब कैसी चल रही हैं? तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हारा स्कूल वगैरह अच्छा चल रहा है? तो फाइनली अगस्त का शुभारंभ हो गया है। अगस्त का आज पहला दिन है। यस, 1 अगस्त है आज। सो आप सबको अगस्त का महीना बहुत 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 मुबारक हो। यस, ओके। सो आई रियली होप आप सब कोई मजे में हो, अच्छे हो, ज्यादा परेशान नहीं हो, सुरक्षित हो, है ना? ज्यादा जो भी जहाँ पे भी ज्यादा बाढ़ वगैरह है उस सबसे ज्यादा आपको, अगर आप उस इलाके में हो तो आपको ज्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ होगा। सो यू ऑल आर सेफ, फाइन। यस, ओके। सो अब अगर हम थोड़ा सा हमारे पार्ट 5 पे आ जाए, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद होगा मैंने पार्ट 5 में क्या पढ़ा था। सो उसको करने से पहले अपनी जो क्लास का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है वो कर लेते हैं। तो पार्ट 4 का हम एक बार रिकैप कर लेंगे। तो अगर तुम्हें याद हो, पार्ट 4 मतलब पार्ट 5 तो हमारा ये है स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम एंड लाइफस्टाइल। बेसिकली ये हमें डिस्कस करना था, ठीक है? अगर मैं तुमसे इस बारे में बात करूं जो हमने पार्ट 4 में पढ़ा था, तो पार्ट 4 में हमने बेसिकली पार्ट 4 में हमने पढ़ा था मोर और लेस, ज्यादा ही हल्का है। पार्ट 4 में हमने क्या नाम है, इफेक्ट पढ़ा था। यस, स्ट्रेस जो आप लेते हो, जो तनाव आपका होता है, उसका आपके हेल्थ पे, आपके फंक्शनिंग पे, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, हमने ये पढ़ा था। यस, ओके। तो स्ट्रेस अगर हम देखें, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग स्ट्रेस का इफेक्ट होगा। मेरे लिए फिजियोलॉजिकल होगा, तुम्हारे लिए ज्यादा कॉग्निटिव होगा, किसी और के लिए बिहेवियरल ज्यादा हो सकता है। तो डिपेंड टू इंडिविजुअल, कौन कितने तरीके, कौन कितना ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। हमने ये उस क्लास में डिस्कस किया था। तो 4 तरीके के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और 4 तरीके के स्ट्रेस के इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है इमोशनल इफेक्ट। इमोशनल मतलब आपके मूड स्विंग्स। देखो, अगर तुम्हें कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी ना, ठक 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 की, तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे घर के बगल में, मेरे ठीक ये जो दीवार तुम देख रहे हो मेरे पीछे, इसके ठीक साथ में ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस वजह से ठक 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 तुम्हें कुछ सुनाई दे सकता है, ठीक है? ओके। सो जो सबसे पहला इफेक्ट है हमारा इमोशनल इफेक्ट। इमोशनल इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? इमोशनल इफेक्ट इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे इमोशंस पे कैसे इफेक्ट, स्ट्रेस का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जब भी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, वरी होते हो, एंशियस हो जाते हो, मूड स्विंग्स तुम्हें बहुत आता है, इरिटेटेड फील करते हो। यस, तो मूड स्विंग्स होगा, तुम कुछ ऐसे ऐसे बिहेवियर दिखाने शुरू कर दो, अजीब से बिहेवियर तुम्हें होंगे, वियर्ड होंगे, जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें अपने, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे परिवार से दूर कर रहे हैं। तो तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस से परेशान हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी कभी कम होता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल टेंशन, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, ये सब तुम्हारे बेसिकली साइकोलॉजिकल, इमोशनल बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं। यस, फिर हमारे होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकली व्हाट? फिजियोलॉजी मींस योर बॉडी, फिजिकल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप स्ट्रेस्ड हो तो स्ट्रेस की वजह से आप ज्यादा प्रेशर में फील करोगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो ज्यादा होता है। फिर आपके लंग्स में ज्यादा एयर पैसेज होगा, आपकी हार्ट बीट ज्यादा तेज होगी, आपकी डाइजेशन कमजोर होगी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी हम जानते हैं, मोर और लेस तो हमें पता ही है। यस, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिवली हाउ यू रिएक्ट। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो क्या होता है, आपका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है ना? जैसे एग्जाम का तुम्हें स्ट्रेस होगा,
तो एग्जाम की वजह से क्या होगा, तुम बिल्कुल ही, तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है ना। इसलिए बोलते हैं कि समय से पहले पढ़ लो, लेकिन वो भी तुम नहीं करोगे, तुम्हें तो लाइक एंड मोमेंट, वो जो किक वाला जो स्ट्रेस होता है तुम्हें वो चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, वो थोड़ा मोटिवेशन होता है। सुधर जाओ, ठीक है, सुधर जाओ। अगर अभी भी वीडियो तुम जो है ना लेट के देख रहे हो, आई नो तुम लेट के देख रहे हो, तो प्लीज कॉपी और हाथ में ना ये बुक और एक पेंसिल लेके बैठ जाओ और इसको मार्क कर लो, समझ लो, पढ़ लो अच्छे से। सो कॉग्निटिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉग्निटिव इफेक्ट इज ऑल अबाउट कि तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हारे कॉग्निशन पे कैसे वो करता है, तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारी थिंकिंग कैसे स्ट्रेस से इम्पैक्ट होती है। तो तुम्हारी थिंकिंग कैसे स्ट्रेस से इम्पैक्ट होती है, तुम बहुत ज्यादा मेंटल ओवरलोड फील करते हो, तुम्हें लगता है मेरे सर पे बहुत सारा चीजें है, बोझ है, बहुत ज्यादा तुम हैवी फील करते हो। यस। उसके बाद तुम्हारी जो साउंड डिसीजन मेक बनाने की जो एबिलिटी है, मतलब डिसीजन मेकिंग, अच्छे से डिसीजन मेकिंग करने की जो एबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है, वो खराब हो जाती है। उसके बाद आपके बहुत सारा आपका कंसंट्रेशन, ध्यान आपका सही से नहीं लग पाता, ध्यान नहीं लग पाता, और आपकी मेमोरी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है ना, वो भी कम हो जाता है। तुम बोलोगे दीदी शॉर्ट टर्म क्या, शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि मान लो तुमको मैंने बोला कि सुनो ये ना फोन नंबर एक याद करो, तो फोन नंबर जो तुम जितने देर तक के लिए याद रखते हो ना वो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन एवरीडे अगर तुम उस शॉर्ट टर्म को एवरीडे उसी चीज को एवरीडे रिहर्स करोगे ना, तो वो फिर तुम्हारे लॉन्ग टर्म में चला जाता है, फिर वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म क्या होता है, तुम्हारे फोन का ओटीपी आया, फोन पे आता है ना कोई भी ओटीपी, डिलीवरी का ओटीपी आता है, कोई भी ओटीपी तुम्हारे फोन पे आता है, तो जब तुम ओटीपी याद करके कहीं लिखते हो, डालते हो, फिर भूल जाते हो, दैट इज शॉर्ट टर्म, तो वो भी और कम हो जाता है जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला चैप्टर जो है ना, हमारा 6 चैप्टर है, हम लोग वहां पढ़ेंगे, ठीक है, 6 ही है आई थिंक, ये 6 है, 6, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है लास्ट इफेक्ट, दैट इज बिहेवियरल इफेक्ट। बिहेवियरल इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से तुम किस तरीके से बिहेव करते हो, तो बिहेव कैसे करते हो, तुम क्या नाम है खाना नहीं खाते हो, तुम्हारी नींद खराब हो जाती है, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, तुम ज्यादा कैफीन लेने लग जाते हो, तुम ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज करने लग जाते हो, ज्यादा ड्रग अल्कोहल और भी तरीके के जैसे ट्रांसप्लाइजर्स हैं वो यूज करने लग जाते हो। ये सारी चीजें, तुम्हारा वर्क परफॉर्मेंस खराब होता है, तुम अपने काम से ज्यादा छुट्टियां लेने, तो ये सारे तुम्हारे स्ट्रेस के कुछ इफेक्ट्स। यस। ओके। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस का तुम्हारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने ये कहा था कि हेल्थ इज बेसिकली, जो भी तुम जब भी हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, यहीं पर वो पार्ट है कि जहां पे भी जब तुम हॉस्पिटल जाते हो, तो जब भी तुम हॉस्पिटल किसी कंप्लेंट से जाते हो, हॉस्पिटल ऐसा तो है नहीं कि घूमने जाते हो, है ना, टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, लेकिन जब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है फिजिकली, तुम जब परेशान होते हो, तो अब जब तुम हॉस्पिटल जाते हो, तो ये रिपोर्ट किया गया है कि 50 to 60% हेल्थ कंडीशंस, जो हेल्थ कंप्लेंट्स है लोगों की, जिसके लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं, वो स्ट्रेस से लिंक्ड है, प्रॉपरली स्ट्रेस से लिंक्ड है। तो एग्जाम से पहले, एग्जाम शुरुआत होने के दौरान तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कल तुम्हारा एक हफ्ते के बाद एग्जाम है, बट तुम्हारी तबीयत पहले खराब हो जाती है, क्यों, ऐसा नहीं कि वायरल चल रहा है और तुमने कुछ बाहर का खा लिया इस वजह से, मोर और लेस वो भी फैक्टर है। उसके साथ साथ एक तुम्हारा स्ट्रेस भी फैक्टर है, कि तुम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो, तुम इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो तुम्हारे दोस्त या तुम खुद भी कभी कभी एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत कुछ होता है, बुखार होता है, स्टमक अपसेट होता है, डायरिया होता है, नौशिया होता है, बहुत कुछ होता है। क्यों होता है, ये चीज अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं ना, हैप्पी हैप्पी रहते हैं, वो लोग, जो लोग हमेशा खुश नहीं रहते, जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों से ज्यादा खुश वाले लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनकी हेल्थ भी खुश रहती है ना। तो जो लोग हमेशा नाखुश होते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं, हमेशा अपनी जिंदगी से खुश रहते हैं, उनको अपनी जिंदगी से कंप्लेंट्स होंगी लेकिन वो हमेशा परेशान नहीं रहते हैं। तो एवरी डे का जो स्ट्रेस होता है ना, क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारा एवरीडे का स्ट्रेस होता है ना, चाहे किसी भी फॉर्म का स्ट्रेस हो, वो हमारा जो सेल्फ टाइम है ना वो हमसे छीन लेता है, तो वो हमारा सेल्फ टाइम हमसे छीन के अपने तरफ खींच लेता है, कौन, स्ट्रेस। तो इस वजह से हमारा पूरा ध्यान, पूरा समय स्ट्रेस पे जाता है, और इस वजह से हम
स्ट्रेस पे पूरा ध्यान देता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हम फिजिकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट होते हैं। तो व्हेन स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड इट अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ एंड इम्पेयर आवर साइकोलॉजिकल फंक्शन। ये सब हम रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी हमारा स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक का होता है, स्ट्रेस का बहुत ज्यादा लंबा, जब स्ट्रेस कब होता है, जब आपसे एक्सटर्नल डिमांड आपकी बॉडी पे होता है, तो उसके वजह से आप ज्यादा एक्सहॉर्शन और एटीट्यूडनल प्रॉब्लम फेस करते हो। जब आपके ऊपर किसी और का डिमांड आता है, स्ट्रेस इज ड्यू टू सम डिमांड फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, यस। और आपको जो बहुत कम सपोर्ट मिलता है फ्रेंड एंड फैमिली से। नाउ फिजिकल एग्जॉशन, अगर मैं एग्जॉशन की बात करूं, एक टर्म है दैट इज बर्नआउट, जो हमने लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बर्नआउट, बर्नआउट में क्या, फिजिकल एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, जब ये सारे एग्जॉशन साथ में मिलते हैं ना, तो वो एक बर्नआउट कहलाता है। और जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी हैम्पर होता है एंड आप जल्दी बीमार भी पड़ते हो, और उससे बहुत सारी आपकी फिजिकल इलनेस भी बढ़ती है। तो 50 to 70% का जो फिजिकल इलनेस है, उसमें स्ट्रेस सबसे बड़ा वो है फैक्टर। एंड जितने भी हम मेडिकल विजिट करते हैं, उसमें एपरेंटली 60% जो है, उसमें लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम ही होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेस एंड हेल्थ। एग्जामिनेशन एंजाइटी में हमने इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन और इवैल्यूएटिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कैसे एग्जाम में एक ऑप्टिमल लेवल का अगर आप स्ट्रेस लोगे, तो वो एक आपको मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जो आपको मोटिवेट करता है एग्जाम में पढ़ने के लिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रेस होते हैं कि जब स्ट्रेस लेवल आपका इतना ज्यादा हो जाता है, जो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है, आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, और आपकी परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आती है। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी के ऊपर ये है। तो ये जो लास्ट में है ना, ये कुछ तरीके दिए हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन एंजाइटी नहीं हो। फर्स्ट एंड ऑल, सबसे पहला टाइम से पढ़ना, टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल के साथ साथ उसको फॉलो भी करना। टाइम टेबल ये नहीं कि बस बना के रख दिया, नहीं, उसको फॉलो, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। उसके अलावा अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी है, तो अपने दोस्त से पूछना, या किसी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लेना, या अपने फ्रेंड टीचर से पूछ लेना, है ना। हेल्प लेना, कहने का मतलब अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिस्ट डाउन करना, कि मुझे कौन सी चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, मुझे कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, वो चीज देखना। उसके बाद अपने लिए एक रिवीजन का टाइम रखना, जो तुम रिवीजन के टाइम पे जो पढ़ना शुरू करते हो, इस वजह से एग्जामिनेशन एंजाइटी भी तुम्हें ज्यादा होती है, तो अपने लिए एक रिवीजन टाइम भी रखना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिस दिन एग्जाम है उस दिन पैनिक ना करके अच्छे से शांति से एग्जाम लिखना। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन एंजाइटी। फिर हमने जीएस, जो हैंस सिले ने टॉप दिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जब भी किसी इंसान को स्ट्रेस होता है, तो सब में एक ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी रिएक्शन होता है, दैट इज जीएएस। जीएएस जो ये मॉडल है, इसके अंदर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, हम स्ट्रेस से कैसे अडेप्ट करते हैं, इसका ये एक मॉडल था। इसके 3 स्टेजेस थे, दैट इज अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। तो इसको मैंने याद करने का एक तरीका बताया था। अरे अरे रे अरे, ये क्या हुआ। यस, तो अरे, अरे हमने पढ़ा था इसको, तो ठीक है। ए आर मतलब हो गया तुम्हारा अलार्म रिएक्शन, आर हो गया रेजिस्टेंस, और ई हो गया एग्जॉशन। तो अरे, ठीक है। गाना मत लिख के आ जाना एग्जाम में, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। तो अरे, ठीक है, तो अरे में सबसे पहला स्टेप क्या है, अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन क्या, स्ट्रेस एक तुम्हारा अनइनवाइटेड मेहमान है, बिना बुलाया मेहमान। अब वो क्या करेगा, तुम्हारे तरफ आते आके तुम्हारे बॉडी पे से ठक ठक करेगा, नॉक करेगा, कि मैं आ गया, मैं तुम्हारे दरवाजे आ गया, मैं तुम्हारे दर पे आ गया। अब उसके बाद क्या, कोई भी जब ऐसा स्ट्रेस आएगा, तो तुम्हारी बॉडी क्या एक्टिवेट, जैसे तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आ गया, अब तुम चाहते या ना चाहते, तुम एक एक्टिवेट हो जाते हो, तुम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हो कि हाँ भाई, उसके साथ डील करना है। यस, तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि एक स्ट्रेस तुम्हारे घर पे आया, तुम्हारे बॉडी पे आया, उसने नॉक नॉक किया, और तुम बिल्कुल एक्टिवेट हो गए, तुम्हें पता चल गया अच्छा कोई आया है, तो यू गेट एक्टिवेट, तुम्हारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। कैसे, तुम्हारे कुछ बॉडी में जो स्ट्रेस के लिए हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं।
ठीक है, तो तुम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाते हो। अब स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक है, यस तुम्हारे घर में बहुत लंबे समय तक है, तो क्या होगा, तुम्हारे जो टाइम है, एनर्जी है, एफर्ट्स है, वो सभी जा रहे हैं उसको डील करने के लिए, उस गैस से डील करने के लिए, है ना। तो वैसे ही स्ट्रेस भी हो गया। तो उसमें क्या होगा, अगर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक है, अगर मेहमान तुम्हारे घर में बहुत लंबे समय तक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस स्टेज शुरू होगा, जहाँ पे तुम और एफर्ट्स डालोगे और मेहनत करोगे और भी चीजें ऐसा करोगे जिससे कि गेस्ट जल्दी घर से निकल जाए। ये पूरी कोशिश करोगे तुम, हाँ कि ना, स्ट्रेस निकल जाए मेरे बॉडी से, ये कर पूरी कोशिश करोगे। यस, तो ये हो गया रेजिस्टेंस स्टेज। लेकिन अब मान लो स्ट्रेस बिल्कुल, स्ट्रेस तो ना ढीठ हो गया, अब वो जानने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसका है कि नहीं मैं तो थोड़ी देर और रुकूंगा, मतलब वो मेहमान की तरह है, वो है कि मैं तो अब एक दिन रुक के और जाऊंगा, है ना, आज मैं आया हूँ तो ऐसे कैसे कल मैं जाऊंगा। जब स्ट्रेस और लंबे समय तक रह रहा है, और अब क्या होगा, ज्यादा लंबे स्ट्रेस होने की वजह से आपकी बॉडी कंप्लीटली ड्रेन हो गई है। अब आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो गए, अब आपके अंदर कुछ नहीं करने को बचा है कि आप कैसे अपने गेस्ट को ट्रीट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आपका जो अलार्म रिएक्शन है और रेजिस्टेंस है वो सब इनइफेक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से यू विल फील स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तुम्हारी सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी सारी जो तुम्हारी मेहनत थी, सारे एफर्ट्स थे, वो पानी में चले गए, अब स्ट्रेस जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्ट्रेस अब अपना डोमिनेशन तुम्हारी बॉडी पे दिखाएगा। तो एग्जॉशन मतलब योर बॉडी हैज कंप्लीटली गॉट एग्जॉस्टेड, फिजिकली, मेंटली, एवरी इन ऑल द एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर इनके कुछ क्रिटिसिज्म थे, इनको लोगों ने कहा कि सर आप जो है ना काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकली ही बात करते हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी तो जरूरी है ना, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए वो स्ट्रेस हो, किसी और के लिए वो स्ट्रेस हो सकता है। तो हैंसिले ने साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर ओवरलुक ही नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ये था। ठीक है, ओके। जो आज हमारा जो पार्ट 5 है, इसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, ये दोनों एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। और ये जो कोपिंग विद स्ट्रेस है, और जो मतलब बाकी मेरा चैप्टर हो गया है, ये बस क्योंकि मेरे से डिलीट हो गया तो फिर से मैं इसको ले रही हूँ इस पार्ट को। ठीक है, तो अब आ जाता है स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम क्या, स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कैसे कैसा उसके ऊपर उसका असर होता है, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रेस की वजह से परेशान हो जाता है, कैसे इम्पैक्ट उसके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है। ऑफकोर्स अच्छा तो इम्पैक्ट नहीं ही आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम हमारी कमजोर हो जाती है और उसकी वजह से हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ना एक ब्रांच है जो इनका एक नेटवर्क समझता है, स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का, ये देखने के लिए कि स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट। तो उसके लिए वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पहली बात, स्ट्रेस कैन कॉज इलनेस, कैसे इलनेस, बाय इम्पेयरिंग द वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम इज बेसिकली हमारा डिफेंस सिस्टम। हमारे बॉडी एक देश है, मान लो एक कंट्री है, तो हमारे कंट्री की रक्षा कौन करता है, इम्यून सिस्टम। देश की रक्षा कौन करता है, डिफेंस सिस्टम। तो हमारी बॉडी की रक्षा कौन करेगा, इम्यून सिस्टम। यस, इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी को, हमारे अंदर में अगर कोई खतरा है या हमारे बॉडी के बाहर का कोई खतरा है, उन दोनों खतरे से हमारी बॉडी को हमारा इम्यून सिस्टम बचा के रख। यस, तो इम्यून सिस्टम का काम तो तुम्हें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी का डिफेंस। अब जो मैंने तुम्हें बताया साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, मतलब साइको मतलब माइंड, न्यूरो मतलब ब्रेन, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। तो माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच का जो नेटवर्क है वो इस ब्रांच में हम समझते हैं। और ये ब्रांच हमें हेल्प क्या करता है कि कैसे स्ट्रेस का हमारे माइंड और हमारे इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट होता है। ये समझने से पहले कि इम्यून सिस्टम कैसे अब स्ट्रेस से अफेक्ट होता है, पहले ये समझो इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। इम्यून सिस्टम कहाँ होता है, इम्यून सिस्टम का ऐसा कोई कॉर्नर है बॉडी में, नहीं। इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल है, WBC, है ना, WBC जो है, एक होता है RBC, एक होता है WBC। RBC बोला मैंने, RCB नहीं बोला।
व्हाइट ब्लड सेल को हम और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। यस, तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसी के अंदर होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम। व्हाइट ब्लड सेल विद इन द इम्यून सिस्टम। तो विद इम्यून सिस्टम एक हुआ, इम्यून सिस्टम के अंदर एक एनर्जी सोर्स है, एक एनर्जी वो सप्लाई करने वाला है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। क्या करता है इम्यून सिस्टम के अंदर व्हाइट ब्लड सेल? ये जो अभी तुमने डिफेंस का पढ़ा ना ओवरव्यू, अब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ जाती है, हर का अलग अलग रोल होगा इस सेल में। तो इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर आएगा व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज ल्यूकोसाइट, और वो क्या करता है, जितने भी फॉरेन बॉडीज हैं जैसे वायरस या फिर इंफेक्शन, उन सबको पहचानेगा, स्कैन करेगा और उनको खत्म कर देगा। ये काम किसका है? इम्यून सिस्टम का, व्हाइट ब्लड सेल का, है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो इम्यून सिस्टम में है। और क्या होगा जब व्हाइट ब्लड सेल इस चीज को ऐसे टैकल करता है, आइडेंटिफाई करता है वायरस को, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, उसको जब खत्म कर देता है तो उससे क्या होगा, एक उसका प्रोटोटाइप बना देता है कि इस टाइप का अगर इंसान फिर से कभी आएगा तो उसको हम खत्म कर देंगे। तो मतलब उसका एक पता होता है कि अच्छा ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अगर ऐसा फिर से वापस आया तो इससे लड़ने के लिए ये हमारे पास जवान हाजिर है। तो उस जवान को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, क्योंकि जब भी वो किसी वायरस से इन्फेक्शन को मारता है तो कुछ उसका अंश रह जाता है, तो उस अंश के रहने के साथ एक उसके लिए एक उसका अगेंस्ट एक शील्ड बनती है, एक शील्ड बनती है जिससे कि अगर इस यही इन्फेक्शन फिर से हमारी बॉडी में वापस आया तो ये शील्ड उससे लड़ सकती है, उसको आगे तक जाने की जरूरत नहीं, ये फोर फ्रंट पे खड़ा है, ये शील्ड उससे लड़ लेगी, तो दैट इज एंटीबॉडी। तो हर एक वायरस, हर एक इन्फेक्शन का हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होता ही है। उसके बाद हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल जो है वो भी काफी तरीके के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल कितने तरीके के होते हैं? एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल और एक होता है नेचुरल किलर सेल। टी सेल क्या होता है? वो जितने भी इन्वेडर्स हैं, जो भी बाहर के हैं, जो हमारी बॉडी में घुसना चाह रहे हैं बिना हमारी परमिशन के, दैट इज वायरस एंड इन्फेक्शन, कुछ भी, उनको मारना है, उनको अटैक करना है, दैट इज टी सेल का काम। ठीक है, तो टी सेल सारे इन्वेडर्स को मारता है और हमारी जो बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको मेंटेन रखता है। लेकिन टी सेल कभी कभी खुद भी शहीद हो जाता है। क्यों? जब उसके ऊपर एचआईवी का अटैक पड़ता है, सबसे बड़े वायरस का अटैक होता है, तो उसकी वजह से हमारा टी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बी सेल। टी सेल क्यों शहीद हो जाता है? क्योंकि एचआईवी हमारी बॉडी में घुस के हमारे ही सेल्स के जैसा बन जाता है। तो टी सेल के लिए और हमारी ही बॉडी की तरह बन के, हमारे ही सेल्स की, हमारी बॉडी के अंदर घुस के हमारे ही सेल की तरह बन के हमारे ही लोगों को मारता है, अंदर से मारता है। तो उससे क्या होगा, अंदर रह के लोगों को मार रहा है, जैसे धुरंधर। धुरंधर देखी है ना, तो वो उन्हीं के सिस्टम में घुस के उनके लोगों को अटैक कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे एचआईवी, वो तो इंसान सही है, चलो धुरंधर को अभी तुम एग्जाम्पल मत लो, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल किसी के लिए हो जाएगा, लेकिन इफ मैं ऐसा बोलूं, घर का भेदी टैप बन के ये आता है एचआईवी। ठीक है, घर में ही घुसेगा और उसी इंसान को वो मारेगा, जिस घर में घुसेगा उसी के मेंबर्स पे अटैक करेगा। और टी सेल कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं कि असली कौन है और नकली कौन है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया टी सेल। अब टी सेल किससे अफेक्ट होता है? एचआईवी से। अब आ जाता है हमारे पास बी सेल। बी सेल क्या होता है? बी सेल हमारे जो तुमने देखा ना एंटीबॉडी, वो बी सेल बनाता है। और एक आ जाता है नेचुरल किलर सेल, जो वो जितने भी वायरस और इन्फेक्शन है उससे लड़ने का काम नेचुरल किलर सेल का है। स्ट्रेस की वजह से, अब ये इतना तो तुमने पढ़ लिया इम्यून सिस्टम का काम क्या है। अब तुम ये समझो कि स्ट्रेस की वजह से, नेचुरल स्ट्रेस की वजह से क्या ज्यादा अफेक्ट होता है? तो स्ट्रेस के वजह से सबसे ज्यादा नेचुरल किलर सेल अफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा वायरस, क्योंकि नेचुरल किलर सेल हमारे वायरस और ट्यूमर से लड़ता है, और क्योंकि वो हमारे वायरस और ट्यूमर से लड़ता है, उसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, और हमारे बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस और इन्फेक्शन के आने के चांसेस होते हैं, पैसेज उनके लिए खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, और हमारी बॉडी ज्यादा जल्दी बीमार पड़ जाती है। सिंपल। ओके, ना अब आ जाता है जैसे इसकी कमी होने से क्या होगा, ये किस किन लोगों में कम होता है नेचुरल किलर सेल, किन किन लोगों में कम होता है? ये उन लोगों में कम होता है जो लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम के टाइम पर परेशान रहते हैं,
कुछ ऐसे लोग जो ऑफिस प्रेजेंटेशन के समय पे परेशान रहते हैं, जो ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनका कोई अपना खो गया है, जिन्होंने अपने किसी को खो दिया है, मतलब वो उनका इंतकाल हो गया है, तो वो लोग, उन लोगों के अंदर ये नेचुरल किलर सेल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग काफी स्ट्रेस, काफी परेशान रहते हैं। अगर मैं बात करूं इम्यून फंक्शनिंग, तो इम्यून फंक्शनिंग इंडिविजुअल का कब इम्प्रूव होता है? जब उसको सोशल सपोर्ट मिलता है। जब उसको अच्छा सोशल सपोर्ट मिलेगा तो इंडिविजुअल की फंक्शनिंग अच्छी होती है। और इम्यून फंक्शनिंग में जब भी चेंज आएगा, इम्यून सिस्टम में जब भी चेंज आएगा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा खुश और पॉजिटिव रहते हैं, उन लोगों पे नहीं जो हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है, आप एक साइकिल समझो, ये है नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन की वजह से, जो ये नेगेटिव इमोशन है, इसके वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और इसकी वजह से आपका इम्यून इम्पैक्ट करता है, और उसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। या नेगेटिव इमोशन आता है, इसकी वजह से आप ये सारा बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर शो करते हो, उसकी वजह से आपका इम्यून इम्पैक्ट करता है, एंड देन यू गेट फिजिकली इल। हर चीज में आपका इम्यून इम्पैक्ट कर रहा है, और इसका वो सोर्स क्या है? नेगेटिव इमोशंस। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम परेशान होते हैं, जब हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जो हमारे दिमाग में बना हुआ है, उसमें हमेशा नेगेटिव इमोशन साथ में आते हैं, और नेगेटिव बिहेवियर भी साथ में होते हैं, जैसे ये सब एंगर आउटबर्स्ट हो गया, डिप्रेशन हो गई, हॉस्टिलिटी, ये सब। तो नेगेटिव इमोशन से क्या होगा? नेगेटिव इमोशन से हमारी हेल्थ पे भी नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। जो भी नेगेटिव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, देखो, जैसा तुम फील करोगे वैसा ही तुम बिहेव भी करोगे। कहा जाता है स्ट्रेस में अगर आप अच्छा फील करो, पॉजिटिव इमोशंस लेके और पॉजिटिविटी के साथ रहो, उस सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को देखो, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पॉजिटिवली फील करोगे, और पॉजिटिवली फील करोगे तो आपका इमोशन, आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव ही होगा, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिव बिहेवियर है, तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस के, आपके हेल्थ पे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पढ़ लो या पैनिक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी ये हार्ट अटैक से हम इसको मिस डायग्नोस कर देते हैं ना। हार्ट अटैक ही हम इसको कभी कभी बोल देते हैं, जबकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बट इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म की वजह से ये इसका इम्पैक्ट दिखता है कि मैं इसको कभी कभी इस चीज से क्योंकि पैनिक अटैक में और हार्ट अटैक का ऑलमोस्ट सिम्टम सेम होता है, तो हमें समझ में नहीं आता इंसान को पैनिक अटैक हुआ कि हार्ट अटैक हुआ। यस ना, जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक का है, उनके अंदर डर, बेमतलब का डर, जिसके लिए कोई डर होना भी नहीं चाहिए, वो डर, किसी चीज का एंजाइटी, मूड स्विंग, ये सब, डिप्रेशन, एंगर, इरिटेबिलिटी बहुत हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इमोशन हमारे इम्यून फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट करते हैं, और इसी के लिए बोला जाता है, और इससे हमारा हेल्थ आउटकम बहुत खराब होता है। हमारी बॉडी में हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और डिजीज का ज्यादा बढ़ना, और ये सब चीजें हम काफी ज्यादा अफेक्ट हमारी होती है। यस, तो इसी के लिए कहा जाता है जब भी आप कोई इवेंट को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो उसको पॉजिटिवली करने की कोशिश करो, उसको हमेशा नेगेटिवली देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको अगर नेगेटिवली देखोगे तो उससे आप एक मीनिंग अटैच कर देते हो, अपने एक्सपीरियंस अटैच कर दोगे। अगर अच्छा है तो उसमें आप अच्छा ही करोगे, लेकिन अगर बुरा है तो उसमें आप खराब करोगे, नेगेटिव इमोशंस अटैच करोगे, नेगेटिव मीनिंग अटैच करोगे, और उससे आपका होलिस्टिकली, होलिस्टिक बॉडी मतलब साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हर बॉडी पे इम्पैक्ट, हर बॉडी के एस्पेक्ट पे उसका अफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम, जिसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन कि स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें सब बताना पड़ेगा कि कैसे पहले इम्यून सिस्टम काम करता है, और कैसे इम्यून सिस्टम का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे होता है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो इसका लास्ट पार्ट है इस पूरे effect of psychological stress and effect of stress on psychological functioning and health का लास्ट पार्ट आता है इसमें लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या? जीवन शैली। तुम अपना जीवन
तुम अपनी जिंदगी किस तरीके से जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में कितनी एक्टिविटी तुम कर रहे हो, किस तरीके का डाइट है, किस तरीके की एक्सरसाइज है, कितना तुम बैठे रहते हो, कितना तुम सोते रहते हो, कितना तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, कितना तुम मूवी देखते रहते हो. Lifestyle is all about that. कि how are you spending your life? How are you living your own life? Yes, in which sort of a style? तो ना एक sedentary lifestyle होता है, जिसमें लोग हमेशा बैठे ही रहते हैं, बैठे बैठे इनका सारा काम होता है ना, ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते. एक होता है मॉडरेट लाइफस्टाइल, जिसमें लोग थोड़ा सा भाग दौड़ भी करते हैं, फिर ज्यादा मतलब वो मॉडरेट होता है, ना ज्यादा भाग दौड़ ना ज्यादा सेडेंट्री. फिर एक होता है हाई इंटेंसिटी लाइफस्टाइल, जहाँ पे लोग बस दिन भर फिजिकल एक्टिविटी में ही रहते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं. यस. तो हमारा जो स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो खराब होती है. जब भी तुम स्ट्रेस्ड रहोगे तो तुम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम तो करोगे नहीं, तुम खराब काम करोगे, तुम नेगेटिव काम करोगे. तो स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है, अनहेल्दी होती है, या हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो भी हेल्थ डैमेजिंग होते हैं. हेल्थ डैमेजिंग मतलब क्या, जब भी तुम स्ट्रेस, देखो लाइफस्टाइल मैंने बता दिया क्या होता है. लाइफस्टाइल इज बेसिकली हाउ आर यू डिटर्मिनिंग योर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. कहने का मतलब ये है, जब भी इंडिविजुअल काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, उसके वजह से उसके बॉडी में काफी ज्यादा पैथोजेंस आते हैं. पैथोजेंस मतलब नेगेटिव एजेंट्स आते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इलनेस आता है. मैंने यहाँ पे कहा था कि हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर होता है. क्यों? क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस्ड होगे तो आप कुछ अच्छा तो खाओगे नहीं. अब मानो तुम्हारा आज एग्जाम बहुत अच्छा खराब गया, अब तुम्हें उसकी वजह से स्ट्रेस होगा, तुम कुछ हेल्दी खाओगे? नहीं, तुम जंक खाओगे, तुम बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट खाओगे, तुम बहुत ज्यादा फैटी प्रोडक्ट खाओगे, है ना. जंक खाओगे, मोमोज खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, फ्रेंच फ्राइज खाओगे, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, नूडल्स खाओगे. ठीक है, मैंने मतलब बुफे लगा दिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं. तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जब भी तुम परेशान रहते हो, स्ट्रेस्ड रहते हो, तो तुम ऐसी ही चीजें तुम्हें खाना अच्छा लगता है, या तुम्हें ज्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, कॉफी पी ली, चाय पी लिया, है ना, ये सब तुम्हें पीना अच्छा लगता है. या अगर मैं बोलूँ, तुम ज्यादा अपने पीयर प्रेशर की वजह से स्मोकिंग कर लोगे, या फिर ड्रिंकिंग कर लोगे, है ना, अल्कोहल कंजम्पशन हो जाएगा, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल हो जाएगा, सिडेटिव्स हो गया, ट्रांसक्विलाइजर्स हो गया, कुछ भी हो सकता है. तो ये सब तुम्हारा हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर ही है. या तुम उस स्ट्रेस से डील करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए तुम पूरे दिन सोए पड़ रहोगे, या तुम सिर्फ ऐसे फोन स्क्रॉल करोगे, रील स्क्रॉल करोगे, या फिर तुम सिर्फ टीवी पे मूवीज ही देखते रहोगे, कुछ भी कर सकते हो, वेब सीरीज देखते रहोगे, बिंज वॉच करोगे. तो ये सब तुम्हारा हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर ही है. तुम्हारी बॉडी इम्पैक्ट हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, हो रही है. तो दीज आर द एजेंट विच कॉज फिजिकल इलनेस. तो जो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल डाइट होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, सोते बहुत कम है, और काफी ज्यादा अदर रिस्क बिहेवियर में, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब में इंडल्ज हो जाता है. तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो जब तक तुमने खाया, जब तक तुमने कंज्यूम किया, बहुत अच्छा. लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो तुम्हारा आदत, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर हो सकता है. तुम्हारी बॉडी पे एक इतना ज्यादा, तुम्हारी बॉडी अफेक्ट कर जाएगी लॉन्ग टर्म में कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते. देखो, आज तुमने अगर आइसक्रीम किया तो आज ही तुम्हें सर्दी जुकाम शुरू नहीं होगा, तुम्हें सर्दी जुकाम शुरू होगा 2 दिन के बाद से. ठीक है. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो तुम आज करोगे ना, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चलेगा. तो इसीलिए अपनी इन चीजों के ऊपर, ये जो इन्हीं को कहा जाता है हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर. तो ये जो हेल्थ इंपेयरिंग बिहेवियर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है. और ये धीरे धीरे बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये पहले तो हमें प्लेजेंट एक्सपीरियंस देगा, अच्छा, बहुत हमें खुश खुश रखेगा. हमारा डोपामिन जो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन जो होता है वो हमारा रिलीज होगा. लेकिन विद टाइम क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म डैमेज होगा, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी खराब हो सकती है. तो क्या क्या करना है हमें इसकी जगह, इसकी जगह आपको हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर में इंडल्ज करना है. हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर क्या होता है, जंक की जगह न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट खाना है. बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ कार्ब, सिर्फ फैट नहीं, सबका बैलेंस प्रपोर्शन. कार्ब्स भी हो उस डाइट में, जो भी तुम खाना खा रहे हो उसमें कार्ब्स भी हो, शुगर भी हो,
मतलब कार्ब्स भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, मिनरल हो, विटामिन हो, सब कुछ हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो जब भी हम हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं तो डाइट नहीं बोलते, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डाइट तुम यहाँ पे भी कर रहे हो, जंक खा रहे हो तो वो डाइट ही होता है, लेकिन बैलेंस डाइट, उसमें बैलेंस होना चाहिए। तुम बोलोगे दीदी बैलेंस तो ये भी कर सकते हैं, एक पिज्जा खा सकते हैं, एक बर्गर ले सकते हैं, एक ब्राउनी खा, वो वो बैलेंस जंक फूड होगा, वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। बैलेंस डाइट मतलब हेल्दी बैलेंस डाइट, ओके। तो अगर कुछ भी तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज अगर तुम्हें आ रही है, ऐसा कुछ बीप बीप आएगा तो उसको भी इग्नोर करना, ठीक है। मेरे आज पता नहीं क्यों मेरे आजू बाजू बहुत एक्सटर्नल नॉइजेस आ रही है। सो अब अगर मैं बात करूँ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट समझ में आया, सारे तुम्हारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें होने चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों से क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम भी होगा और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर तुम बोलोगे कि दीदी मेरा तो डाइट भी अच्छा है, मेरा एक्सरसाइज भी अच्छा है, मैं तो रोज करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेस रहता हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट अच्छा नहीं है, तुम लोगों से हेल्प नहीं मांग रहे, तुम लोगों को अपनी चीजें बता नहीं पा, तुम सब कुछ अपने तक रख रहे हो, तो इससे तुम्हारी बॉडी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, इस लाइफस्टाइल में क्या तुम्हें कुछ इसी तरीके का डाइट होगा, एक्सरसाइज होगा, एक्टिविटी, इनसे क्या होता है, इन चीजों से ये होगा, तुम्हारी हेल्थ भी बढ़ेगी और तुम्हारी जो उम्र है, लॉन्गेविटी जो है वो भी बढ़ती। अगर तुम 60 इयर्स लेके आए हो ना कि मैं बस 60 साल तक ही जीऊंगा, लेकिन इन सारे फैक्टर से पता है क्या होगा, तुम 70-80 तक भी जी लोगे। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रही। वैसे सब कोई 100 साल की उम्र लेके ही आता है, लेकिन उस 100 साल को तुम किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने 100 को तुम क्या आगे भी बढ़ा रहे हो या 100 के अंदर ही तुम मतलब परमात्मा के पास पहुंच रहे हो, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू योर हेल्थ एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो मॉडर्न हमारी जो लाइफस्टाइल, जो अभी हम जेनजी की सो कॉल्ड लाइफस्टाइल, जो ये फास्ट पेस लाइफस्टाइल बोले ना, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट ऑर्डर्स, 10 मिनट डिलीवरी, ये सब जो होता है ना, इसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले जब भी 10 मिनट डिलीवरीज नहीं थी तो हम क्या करते थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था तो कोई गेस्ट आया घर पे, अब तो गेस्ट आया तो हमने फटाफट ब्लिंकिट किया, स्विगी इंस्टामार्ट किया, बिग बास्केट करा, जेप्टो किया, आ गया, है ना। लेकिन जब पहले ये सब नहीं था तो पहले हम क्या करते थे, कोई भी गेस्ट आया हम पहले घर जाते थे, दुकान दौड़ के जाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते थे या कुछ भी लेके आते थे, तो हम उतना वॉक करते थे, उतना चलते थे। लेकिन अब घर पे बैठे बैठे 10 मिनट्स डिलीवरी हो गया, बस घर पे आ गया, हमने घर से सामान, हमारे घर पे होम होम डिलीवरी हो रही है, बस खत्म। तो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं रहे, एंड ड्यू टू दैट हम क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ अंदर ही अंदर खराब, क्योंकि हमारी हेल्थ इज अ मशीन, हमारी बॉडी इज अ मशीन, हमारी बॉडी अगर काम नहीं करेगी तो उस पर जंग लग जाएगा, और जंग लगेगा तो तुम्हारी हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो जो भी हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जहाँ पे तुम एक्सेस जंक फूड खा रहे हो, एक्सेस तुम्हारा ये कंजम्पशन, कैफीन कंजम्पशन हो रहा है, या जो हमारा फास्ट पेस जो लाइफ हम बोलते हैं, इन सब चीजों से हमारा जो बेसिक हेल्थ प्रिंसिपल है, खाने का, सोने का, रहने का, सोचने का, करने का, हर एक चीज इम्पैक्ट हो रही है। तो इट इज अ टाइम, अभी तुम लोग बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो, तुम लोग अभी बहुत ज्यादा वो भी नहीं हुए हो, मतलब ऐसा नहीं तुम्हारी बहुत उम्र निकल गई है अभी, तुम जिस एज में हो ना, तुम अपने हेल्थ को अच्छा भी रख कर सकते हो और खराब भी कर सकते हो, तुम्हारे ही हाथों में थी, तुम्हारे हाथ में ही चॉइस है। या तो तुम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर लो, बिल्कुल इस ये वाले एस्पेक्ट में चले जाओ, हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर ही अब तुम फॉलो कर लो, या फिर हेल्थ डैमेजिंग ही बिहेवियर फॉलो कर लो। और इससे क्या होगा पता है, आइदर ऑफ द टू का तुम्हारी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा। अगर तुम हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर करोगे तो तुम्हारी बॉडी हमेशा हेल्दी, हैप्पी, खुश रहेगी, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा अच्छा अच्छा करेगी, हमेशा उसको किसी भी चीज का दबाव फील नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम स्ट्रेस की वजह से ये वाले इम्पैक्ट में रहोगे ना, स्ट्रेस में ही अगर मैं बोलूँ, स्ट्रेस में अगर तुम्हारी बॉडी, तुम हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर यूज कर रहे हो ना, तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा अफेक्टेड फील नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ये सारे हथियार हैं, तुम्हारे पास ये सारे और एक वेपन्स हैं इससे लड़ने के लिए, स्ट्रेस से लड़ने के लिए। लेकिन
जब तुम ये हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर में इंडल्ज करोगे ना, जब तुम स्ट्रेस्ड होगे, तो तुम उस स्ट्रेस को ना ऐसे फ्यूल दे रहे हो। स्ट्रेस एक आग है और तुम उसमें ना और पेट्रोल डाल रहे हो कि यार हाँ तुम और मेरी बॉडी को खराब करो, क्योंकि ये सारे हैबिट्स वैसे ही तुम्हारी बॉडी खराब कर रहे हैं और स्ट्रेस अपने आप में ही खराब है, तो डबल दोनों जब मिल जाएंगे ना, तो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से बिल्कुल निचोड़ ही देंगे, तुम्हें अच्छे से परेशान कर ही देंगे, तुम्हें अच्छे से तुम्हारी हर एक चीज को खराब कर ही देंगे। तो ट्रस्ट मी, एक बार कभी भी जब भी अब तुम परेशान हो आगे से, जब कभी भी तुम्हें किसी बात का भी तनाव फील करो तुम, या स्ट्रेस फील करो, ये एस्पेक्ट एक बार ट्राई करके देखो। एक्चुअली छोटा सा एक्सपेरिमेंट कभी करके देखो, इन कभी इसको ट्राई करना, कभी इसको ट्राई करना, और फिर सोचना कौन सा यूज करके मुझे किस बात में ज्यादा अच्छा लगा। ये इस वाले में मुझे ज्यादा अच्छा लगा यूज करके, या इस वाले, मान लो ये मैं बोलती हूँ कि इसका ना इम्पैक्ट बहुत, इसका इफेक्ट जो होगा वो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन ट्रस्ट में इसका लॉन्ग टर्म, अभी अगर शॉर्ट टर्म में इसका हेल्थ प्रमोटिंग का अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट कम है ना, अभी उसको बहुत कम कम धीरे धीरे वो तुम्हें खुशी दे रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म में वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जैसे बोलते हैं ना रिश्ता आता है, तो ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तो ये हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर भी वही है, तुम्हारी बॉडी को ये बहुत खुश रखेगा आगे जाके। लेकिन ये क्या है, ये अभी तुम्हारा डेटिंग वाला, शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, शुरू शुरू में तुम्हें बहुत अच्छा फील करेगा, है ना, तुम्हें बहुत, तुम खुश रहोगे, एक्साइटेड फील करोगे, और लॉन्ग टर्म में जाके टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये है टॉक्सिसिटी वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो है ये एस्पेक्ट। और अभी तुम्हें थोड़ा सा मतलब नया नया लगेगा, अभी तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आएगा, अभी तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में जाके तुम बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, तुम बहुत खुश फील करोगे, उसमें ये वाला एस्पेक्ट आ जाएगा। अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुमको शुरुआत में ही खुश होगे और बाद में पछताना है, या शुरू में थोड़ा सा ठीक ठाक ऐसे फील करके बाद में हमेशा खुश। तो इट इज टोटली अप टू यू कि तुम कैसा अपनी बॉडी को ट्रीट करना चाहते हो। ठीक है, तो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर चैप्टर। और कल की क्लास में तुम्हारा जो होगा दैट इज संडे, यस, कल की क्लास में तुम्हारा जो इस चैप्टर का पूरा वो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोपिंग विद स्ट्रेस और ये कर दिया, ठीक है, पार्ट 6 और पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 7 मुझे अपलोड करना था, तो पार्ट 7 भी अपलोड हो ही गया है। तो ये है पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 क्योंकि डिलीट हो गया तो मैंने फिर से बना दिया है। अब कल की क्लास में दैट इज ऑन संडे हम लोग इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी प्रैक्टिस शीट और ग्लॉसरी करके रिवीजन करके, एंड देन वी विल बी एंड विद दिस चैप्टर, वी विल एंड दिस चैप्टर, और फिर हम तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, दैट इज सेंसेशनल, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। वो वाला चैप्टर है, उसमें 3 एस्पेक्ट है, जैसे चैप्टर ही बता रहा है, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये तीनों चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो वो हम तब पढ़ेंगे, वो हम मंडे से शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए वी आर डन विद दिस चैप्टर, सो दी एंड। दी एंड मतलब एक्चुअली क्योंकि इस चैप्टर का हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है, ग्लॉसरी वगैरह भी पढ़ ली है, ठीक है, तो ओके, चलो। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर चैप्टर, एंड थैंक यू कि तुमने फिर से ये क्लास देख ली, पार्ट 5 देख लिया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी से आगे से ऐसी गलतियां फिर से मेरे से ना हो, ठीक है। So see you tomorrow at 4:30 p.m. in the evening, 4:30 p.m. at this same platform, तुम्हारे साथ, जहाँ पे हम इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट, मतलब इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी ग्लॉसरी एंड प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, और उसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज ज्वाइन कर लो, कि सारे अपडेट्स तुम्हें वहीं मिलेंगे, ठीक है। So see you tomorrow at 4:30 p.m. in the evening. Till then, take care. Lots of love. Bye bye.